Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we are going to solve another reading comprehension and I want all of you to solve it along with me. So let's get started. So सबसे पहले तो हम स्किम करेंगे, स्कैन करेंगे, प्रीव्यू करेंगे हमारे पैसेज को, राइट? प्रीव्यू करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलिए प्रीव्यू करते हैं और प्रीव्यू करने के लिए हमें स्किम और स्कैन प्रॉपरली करना होगा। तो प्रीव्यू करते समय जैसे कि पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, आपको सबसे पहले पढ़ना होगा हेडिंग। हेडिंग तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, हम डायरेक्टली पैसेज से सॉल्व कर रहे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट सेंटेंस, राइट? सो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं पैराग्राफ का, फर्स्ट पैराग्राफ का। For the most part, the surviving artistic creations from ancient India are religious in nature or were created for spiritual purposes. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिएशंस किसकी? आर्टिस्टिक क्रिएशंस की, मतलब जो आर्ट हमारे इंडिया में बना हुआ है उसकी। तो हम कह रहे हैं कि बेसिकली वो रिलीजियस नेचर का है या स्पिरिचुअल पर्पसेस से बनाया गया है, राइट? सो हाउएवर, तुरंत हम देख रहे हैं कि कोई कनेक्टर आ रहा है, वो भी हाउएवर आ रहा है, तो हमको वो सेंटेंस भी जरूर पढ़ना चाहिए। It is clear from historical text, secular art existed as well, with kings living in magnificent palaces adorned with murals, carvings, not survived. Okay, तो अब चंक ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे फटाफट, ताकि और क्या कवर है वो हम किया हुआ है वो हमें समझ में आ जाए। Much has been discussed Indian art over years. Religious elements argued that Indian art reflects philosophical teachings of Vedanta or Buddhism, interpreting visual expressions of deep spiritual experiences, where sculptures। अब ये लास्ट जो सेंटेंस है वो भी हमको पढ़ना होगा क्योंकि वो लास्ट सेंटेंस है। ओके, सो लेट्स रीड इट। Scholars have long argued that Indian art reflects the philosophical teachings of Vedanta or Buddhism, interpreting it as visual expressions of deep spiritual experiences, where sculptures and temples serve as symbol of unity within the cosmos. ओके, ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। तो इसमें हमने क्या क्या कवर किया है कि कैसे हमारा जो आर्ट था उसे स्पिरिचुअल रिलीजियस माना गया है, लेकिन कुछ सेक्युलर आर्ट भी एग्जिस्ट करता था जो अब नहीं बचा है। और स्कॉलर्स कैसे आर्ग्यू करते हैं कि क्या क्या इंडियन आर्ट रिफ्लेक्ट करता है, फिलोसॉफिकल टीचिंग्स वेदों में दिए गए, बुद्धिज्म के, फिर विजुअल एक्सप्रेशंस, डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को आर्ट फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। स्कल्पचर्स एंड टेम्पल्स सर्व एज सिंबल ऑफ यूनिटी विद कॉस्मोस, राइट? तो ये तो सारी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बात ही हो रही है आर्ट फॉर्म के बारे में, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा में भी यही करेंगे हम। सबसे पहले ये फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ तो सिर्फ 2 सेंटेंसेस का पैराग्राफ है, तो इट्स बेटर कि हम पूरा ही पैराग्राफ पढ़ लें, या देखते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली वी कैन अंडरस्टैंड एंड कवर व्हाट इज गिवन इन द पैराग्राफ, राइट? नॉट एवरीवन अग्रीज विद द दिस इंटरप्रिटेशन। अब ये जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दिया गया है उससे हर कोई अग्री नहीं कर रहा, हाउएवर, है ना? Some argue that although few pieces do display an intensity of religious devotion, the majority of ancient art more accurately reflects the vibrancy of daily life. अब हम क्या कह रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ में? कॉन्ट्रडिक्टरी बात यहाँ पर ऐड की गई है। सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल बातें नहीं है हमारे आर्ट फॉर्म में, हमारे आर्ट फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है डेली लाइफ की वाइब्रेंसी को, राइट? इन द फिगर्स वेयर डिवाइन और ह्यूमन, वेदर divine or human, carved into ancient temples convey a sense of energy and vitality and horror vacuum। क्या कहा गया है? एंशियंट टेम्पल्स जो है सेंस ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी को कन्वे करते हैं। हॉरर वैक्यू भी कुछ है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए इसे यहीं पे। इवोकिंग द बसलिंग लाइफ ऑफ इंडियन सिटीज और द वाइल्ड टीमिंग फॉरेस्ट्स। क्योंकि ये 2 ही सेंटेंसेस का था, हमने पूरा पढ़ डाला पैराग्राफ, राइट? तो इसमें तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात की गई है फर्स्ट पैराग्राफ से। अब यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट सेंटेंस अगेन, राइट? यूरोपियन मेडिवल आर्ट स्पेशली गोथिक कॉन्ट्रास्ट्स विथ इंडियन आर्ट। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यूरोपियन आर्ट और इंडियन आर्ट, अब यहाँ कंपैरिजन है। कैथेड्रल फीचर्स, टॉवरिंग स्पायर्स,
upward pointing arches, eye toward the heavens, rise above the physical world. Christ, saints, angels, elongated, wrapped in flowing robes, skewed, serene, sometimes somber atmosphere. This art, ये last sentence पढ़ेंगे हम. This art was deeply spiritual, created by monks and other religious devotees to elevate the mind above worldly concerns. Right? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, यूरोपियन में कैसा था, गॉथिक में कैसा था और इंडिया में कैसा था. तो यहाँ पर ज्यादातर बात की गई है यूरोपियन आर्ट फॉर्म की कि कैसा वो रिलीजियस था, कैसे क्राइस्ट की मूर्तियां बनाई जाती थी या क्राइस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता था किसी पेंटिंग्स में या आर्ट फॉर्म में भी. सेंट्स बनाए जाते थे और उनकी आंखें हमेशा अपवर्ड, ऊपर की तरफ देख रही होती थी, हेवन की तरफ. राइट? सो इट वाज डीपली स्पिरिचुअल, ये कहा गया है. तो अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है. इन कॉन्ट्रास्ट, फिर से हम इंडियन आर्ट की बात कर रहे हैं. राइट? इन कॉन्ट्रास्ट इंडियन आर्ट इज मच मोर grounded. Towers may rise high, but their solid earthly foundations anchor them. Divine figures are youthful, well rounded, healthy forms, often depicted smiling. Sorrow, suffering rarely emphasized, like dancing Shiva. Art celebrates life, gods, goddesses, smiling figures, scantily dressed according to local ideals of beauty. अब ये लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे. इवन aesthetics in Indian sculpture appear well fed and content, a far cry from the emaciated figures of suffering depicted in Indian religion. तो चलिए, अब हमने पूरा पैसेज प्रिव्यू कर लिया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द वाइटलिटी डिस्प्लेड बाय द एस्थेटिक्स इन इंडियन स्कल्पचर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द रियलिज्म दैट इंडियन आर्टिस्ट्स adhered to. Can be an answer. The fact that the sculptors were worldly individuals themselves. This can also be one of the answers. The public's preference for familiar and relatable depictions. पब्लिक का प्रेफरेंस के हिसाब से तो कुछ नहीं दिया गया है. आर्टिस्ट इमेजिनेटिव पोर्ट्रेल ऑफ एज वाइब्रेंट फिगर्स, ऐसा भी कहीं पर नहीं दिया हुआ है. तो ये तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट की इमेजिनेटिव पोर्ट्रेल के बारे में भी कहीं नहीं दिया गया है. यहाँ पर सिर्फ ये दो ऑप्शंस बचते हैं जहां पर ये कॉन्स्टेंटली कहा गया है पूरे पैसेज में कि जो लाइफ की वाइब्रेंसी और वाइटलिटी है, राइट, उससे इंस्पायर होकर ही आर्टिस्ट ने यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए हैं, या इंडियन आर्ट उन्हीं चीजों से इंस्पायर्ड है. राइट? सो वाइटलिटी और वाइब्रेंसी, ये दो वर्ड्स जो है वो पूरी तरीके से रियलिज्म को कवर नहीं करते हैं. रियलिज्म में सिर्फ वाइटलिटी और वाइब्रेंसी नहीं होती, बट उसमें कहीं ना कहीं सॉरो वाला भी पार्ट है, बट वो सब कम डिपिक्ट किया गया है. राइट? तो रियलिज्म एज सच हम नहीं कह सकते. तो बचता कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में? द फैक्ट दैट द स्कल्प्टर्स वर वर्ल्डली इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स. हाँ, कि जो स्कल्प्टर्स थे वो उसी दुनिया में रहते थे, वो देखते थे आसपास क्या हो रहा है और उस हिसाब से उनके पोर्ट्रेज हुआ करते थे, उनके स्कल्पचर्स हुआ करते थे, या उनका आर्ट फॉर्म हुआ करता था. राइट? तो प्रीव्यूइंग का ये क्या कहते हैं, ये प्रीव्यूइंग करने से क्विकली हमको आंसर्स मिल जाते हैं, बिकॉज यू नो द टोन, यू नो द बेस आइडिया और मेन आइडिया ऑफ दैट एंटायर पैसेज, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू फाइनलाइज योर आंसर. राइट? तो चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म हॉरर वैक्यू यूज्ड इन द पैसेज सजेस्ट्स. ये हॉरर वैक्यू टर्म को अब हमें स्कैन करना है, हमें देखना है कि ये टर्म हमें कहाँ पर मिल सकती है. कहाँ हमने हॉरर वैक्यू पढ़ा है? फर्स्ट इसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हमने अंडरलाइनिंग किया हुआ है तो शायद आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो ढूंढने में, तो आई विल जस्ट इरेज दिस फॉर यू, है ना, क्लैरिटी के लिए. चलिए पढ़िए, इसे स्कैन करते हैं हम. हॉरर वैक्यू नाम का टर्म हमको ढूंढना है. व्हाट इज हॉरर वैक्यू, कहाँ पर मिलेगा? यहाँ देखते हैं. चलिए, हॉरर वैक्यू कुछ है क्या, मिला है क्या कहीं? स्कैन करना होगा हमें क्विकली. ओके,
हॉरर वैक्यू फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं है, सेकंड पैराग्राफ में देखिए कहीं मिल रहा हो तो। यस, वी गॉट दिस टर्म हॉरर वैक्यू। अब इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हम पूरा पढ़ेंगे। The figures, whether divine or human, carved into ancient temples convey a sense of energy and vitality and horror vacuum, evoking the bustling life of Indian cities or the wild, teeming forests. अब इससे हमको ये क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हॉरर वैक्यू का मतलब क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंस ऑफ एनर्जी की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वाइटलिटी की, तो उसके साथ में ये हॉरर वैक्यू टर्म क्या मीन करता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं अब। ओके, ऑप्शंस देखेंगे, क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। अ टेरिफाइंग एम्प्टीनेस। अब हम यहाँ पर वाइटलिटी वाइब्रेंसी की बात कर रहे हैं, तो टेरिफाइंग एम्प्टीनेस तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज इट डजंट गो विथ द कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल नहीं जा रहा है उसके साथ में, तो ये हो गया कैंसल। ऑलराइट। अ फियर और डिसलाइक ऑफ लिविंग स्पेस अनफिल्ड। फियर और डिसलाइक ऑफ लिविंग स्पेस अनफिल्ड में भी, क्योंकि जब हम जाते हैं टेम्पल्स में, अब ये कॉमन सेंस भी आप जरा यूज कीजिए यहाँ पे। जब भी हम टेम्पल्स में जाते हैं या कोई भी आर्ट फॉर्म हम देखते हैं, इंडियन आर्ट फॉर्म, तब आप रियलाइज करेंगे कि काफी भरा हुआ रहता है ये, अनलाइक यूरोपियन आर्ट फॉर्म्स जहाँ पर थोड़ा स्पेस दी जाती है, या कहिए कि थोड़ा स्पेस होता है उसमें। अब यहाँ पर आप देखेंगे मंदिरों में वगैरह बहुत पास पास में पूरी की पूरी दीवारें, पूरी की पूरी जगह है वहां पर स्कल्पटिंग कर करके भर के रखी है। सो ऐसा लगता है जैसे उनको कोई मतलब बिल्कुल एक भी जगह उनको खाली नहीं छोड़नी थी। तो हम यहाँ पर बात करें वाइब्रेंसी, वाइटलिटी और बसलिंग सिटीज। अब ये जो वर्ड है बसलिंग सिटीज, ये क्या बता रहा है आपको? बसलिंग ऑल्सो मीन्स समवेयर क्राउडेड, समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग जहाँ पर जहाँ पर क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, बहुत सारे लोग जहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, बसलिंग सिटीज मतलब जहाँ पर बहुत भीड़ भड़क्का है बेसिकली। तो हमारा जो इंडियन बाजार्स हुआ करते थे, या इंडिया पहले से ही काफी पॉपुलेटेड है, राइट? तो बसलिंग सिटी के कारण हो सकता है कि एम्प्टी स्पेसेस उनको आसपास दिखाई ना देते हो, तो उन्होंने भी जब आर्ट में ये प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया अपना आर्ट किसी भी फॉर्म में कह लीजिए, तो वहां पर स्पेसेस नहीं छोड़े हैं। अ फियर और डिसलाइक ऑफ लिविंग स्पेस अनफिल्ड, इसलिए ये एक ऑप्शन हो सकता है, बट हमें पता नहीं है, ये हमारा अजम्पशन है। जब तक हम सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ लेते वी कैन नॉट डिसाइड, राइट? तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देखते हैं। एन इंटेंस अट्रैक्शन टू फियरसम इमेजेस। अब हम यहाँ पर कह रहे थे वाइटिलिटी, मोस्ट ऑफ द फिगराइंस आर स्माइलिंग, तो टोन क्या है पैसेज का? क्या हम किसी फियरसम इमेज की बात कर रहे हैं पूरे इसमें? कहीं नहीं बात कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली हम कह रहे हैं कि इंडिया इज फिल्ड विथ वाइटलिटी, इट इज फिल्ड विथ you know real life images or art forms where people are smiling, they are enjoying, they are not in sorrow, right? तो fearsome ऐसे नेगेटिव तो बात कहीं नहीं की है, तो इसलिए ये भी हम कैंसिल कर देंगे, ये एलिमिनेट कर देंगे। a tendency to avoid minimalistic art forms, tendency to avoid minimalistic art forms। अब ये मिनिमलिस्टिक आर्ट फॉर्म्स, ठीक है, ये भी एक तरीके से कह लीजिए कि हाँ क्लोज आंसर है। तो अब देखते हैं बी और डी में कौन सा होगा। हॉरर वैक्यू। अब ये वर्ड हॉरर है यहाँ पर, है ना? हॉरर अगर वर्ड है यहाँ पर, तो इसका मतलब है किसी ना किसी फियर की बात हो रही है, राइट? और फियर की बात इन दोनों ऑप्शंस में से कहाँ पर की गई है? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से ऑप्शन बी में की गई है, और इसीलिए बी जो है वो क्लोजेस्ट है या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसीलिए हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेस यूरोपियन आर्ट फ्रॉम इंडियन आर्ट। अब इंडियन और यूरोपियन आर्ट का हमने एक पैराग्राफ में डिफरेंस देखा है, जहां पर हम एक पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि इंडियन आर्ट फॉर्म जो है वो रियल लाइफ की वाइटलिटी और वाइब्रेंसी को दर्शाता है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि यूरोपियन जो आर्ट फॉर्म है वो मैक्सिमम टाइम वो बात कर रहा है हेवन की, वो बात कर रहा है कैसे इस फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर उठे इसकी।
तो वो हाईली स्पिरिचुअल है, राइट। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास में। हमको क्या यहाँ देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेस यूरोपियन आर्ट फ्रॉम इंडियन आर्ट, राइट। द टॉवर्स ऑफ बोथ आर tall, but Indian towers are more grounded in their structure। ये तो हमने बात कहीं ना कहीं पढ़ी है कि हाँ, यहाँ के टॉवर्स लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, इंडियन टॉवर्स भले ही टॉल हो लेकिन वो ग्राउंडेड भी होते हैं, राइट। तो ये तो है, ये तो दिया हुआ है हमारे पैसेज में। यूरोपियन फिगर्स आर elongated while Indian figures are shorter and more robust। elongated की तो ठीक है बात की है, more shorter are shorter, शॉर्टर तो कहीं नहीं कहा है हमने। वेल राउंडेड कहाँ है, ओके। तो रोबस्ट कहीं ना कहीं उसका एक सिनोनिम हो सकता है, लेकिन शॉर्टर कहीं नहीं कह रहे हैं हम। सो वी डोंट नो इफ दिस वुड बी द आंसर और नॉट, बट हाँ, कहीं ना कहीं इंडियन फिगर्स वेल राउंडेड होते हैं, वेल फेड दिखाए हैं, हंसते हुए दिखाए हैं, ये सब बातें कह रहे हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं और फिर चूज करते हैं कि बी हो सकता है या नहीं हो सकता, ओके। European art is generally more spiritually focused than Indian art। इसकी भी कहीं ना कहीं बात की है। Sorrow is common in European art, whereas Indian art typically depicts joy and vitality। हमने ये तो कहीं नहीं कहा है कि सौरो की बात हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब हाँ, सौरो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि यूरोपियन आर्ट फॉर्म में जो है, ये वो ज्यादा स्पिरिचुअल है, इज जनरली मोर स्पिरिचुअली फोकस्ड देन इंडियन आर्ट, ये हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो जो ऑप्शंस है हमारे, वो मेनली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं यूरोपियन आर्ट को इंडियन आर्ट से। पहला ऑप्शन तो इसके टॉवर्स के बारे में और ग्राउंडेड होने के बारे में जो कहा गया है वो, और तीसरा ऑप्शन यूरोपियन आर्ट इज जनरली मोर स्पिरिचुअली फोकस्ड देन इंडियन आर्ट, ओके। तो देखिए, हम सिर्फ प्रीव्यू किए हुए बेसिस पे अभी काम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये पावर होती है पैसेज को प्रीव्यू करने की। सो मेक श्योर यू आर प्रीव्यूइंग योर पैसेज करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंडियन रिलीजियस आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है। Religious literature was created by monks and priests, while art was crafted by artisans। ठीक है, हाँ सही था, आर्टिस्ट द्वारा क्रिएट किया गया है, ये तो हमने कहा ही है। Indian art, while adhering to religious norms, also reflected the sensuality and vitality of life। Sensuality और vitality of life, but religious norms को adhere किया है या नहीं, इसकी बात कहीं नहीं की गई है। इंडियन रिलीजियस आर्ट वॉज एंटायरली फोकस्ड ऑन द आफ्टर लाइफ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसकी तो हमने कहीं पर भी बात नहीं की है। इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स आर प्योरली रिलीजियस इन नेचर, नहीं, ऐसा भी हम कहीं नहीं कह रहे। तो इसका मतलब है क्या सारे ही आंसर गलत है हमारे? नहीं। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ओके। देखते हैं। Religious literature was created by monks and priests, while art was crafted by artisans। According to the passage, which of the following statements is true about Indian religious art and literature? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है ना। Indian art, while adhering to religious norms, also reflected the sensuality and vitality of life। जब अब हम कंपेयर करते हैं बी को सी और डी से, तब समझ में आता है कि बी जो है वो सी और डी के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज है हमारे जो हमने जो पैसेज पढ़ा है उससे। तो इंडियन आर्ट वाइल अडियरिंग टू रिलीजियस नॉर्म्स, कहीं ना कहीं टेम्पल में था तो एक रिलीजियस नॉर्म भी शायद फॉलो किए होंगे, लेकिन उसमें साथ ही साथ सेंशुअलिटी और वाइटलिटी ऑफ लाइफ भी बराबर से रिफ्लेक्ट होती है। तो ए और बी, ये दो जो है, ये दो स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इंडियन रिलीजियस आर्ट और लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं इकट्ठा। सो आंसर हमारा होगा ए एंड बी। ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे यहाँ पर, क्या ऑप्शंस थे हमारे पास? ए और बी, और दूसरा था सी और डी। तो सी और डी वाला तो गलत ही हो गया।
ओनली डी तो गलत है, ओनली बी भी गलत है, क्योंकि ए जो है वो तो लिखा हुआ है। तो क्लोजेस्ट और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में? ए, जहां पर ए और बी दोनों की बात की गई है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बाय नाउ, है ना? तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ गया मेन आइडिया पर क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन है हमारा मेन आइडिया पर। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। The main purpose of the passage is to discuss differing perspectives on Indian art, contrast contemporary Indian and European art, examine the art and sculpture of ancient India, analyze mysticism and spirituality in Indian art and sculpture. यहाँ पर तो हम contemporary इंडियन और यूरोपियन आर्ट को दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन आर्ट के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो गाइज इस तरीके से हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं। हमको प्रीव्यूइंग में इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेन आइडिया मोटे मोटे तौर पर पूछे गए सवाल है वो हम यू प्रीव्यू किए हुए बेसिस पर ही कवर कर दे। हमको जब टोन समझ में आ जाता है, हमको अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ टोन बेस्ड क्वेश्चन है, मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो आपको प्रीव्यू करने के बाद करते आने चाहिए सॉल्व। ओके, इतना हमको स्ट्रांग होना है फॉर अवर एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग जस्ट लाइक दिस, राइट? और प्रिव्यू कर, अब नेक्स्ट पैसेज जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो प्रिव्यू करते समय आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ आई एम प्रिव्यूइंग, ठीक है? मैं प्रिव्यू करती चली जाऊंगी फटाफट और फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वहां पे। ओके, सो यस, कीप practicing guys and see you in the next video.